बात दिवाली गिफ्ट यानी एक और राहत पैकेज की। सरकार ने दिवाली से पहले दिवाली गिफ्ट दे दिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज दूसरे राहत पैकेज का ऐलान कर दिया, जिसमें कुल 2,65,000 करोड़ रुपए की योजनाओं की घोषणा की गई है। वित्त मंत्री ने 26 सेक्टर्स को क्रेडिट गारंटी स्कीम का ऐलान किया है, जबकि अर्बन पीएम आवास योजना के लिए 18,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को ज्यादा पूंजी दी जाएगी। वित्त मंत्री ने रियल एस्टेट डेवलपर्स और घर खरीदारों के लिए टैक्स में राहत भी दी है। इसके अलावा NIIF डेट प्लेटफॉर्म्स के लिए 6,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं और फर्टिलाइजर सब्सिडी पर 65,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। वित्त मंत्री ने घरेलू डिफेंस इंडस्ट्री के प्रोत्साहन के लिए 10,200 करोड़ और कोरोना वैक्सीन की रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए 900 करोड़ रुपए दिए हैं। Now what we've decided is to increase the differential from 10% to 20% from the period for the period from the date of this announcement to 30th June 2021 for only primary sales. So the first sale of residential units of value up to 2 crores. This relief of up to 20% shall be allowed for both, and the necessary amendments in the IT Acts will be done in the due course. और राहत पैकेज में वित्त मंत्री ने रोजगार के मोर्चे पर भी कई बड़ी घोषणाएं की हैं और इनमें से कई बातें आवाज ने आपको पहले ही बता दी थी। If they take new employees who never were covered by EPFO earlier, if they take them on, or if they bring in employees who had lost their jobs between 1st March 2020 and 30th September 2020, even they will be counted as new employees, although they may have an EPFO number earlier. Both will benefit from this. और राहत पैकेज में किसानों का भी खूब ख्याल रखा गया है। सरकार ने 65,000 करोड़ की फर्टिलाइजर सब्सिडी का ऐलान किया है। Providing 65,000 crores for fertilizer in the form of subsidy for the farmers. Farmers are reaping the benefit of a favorable monsoon. The sown area, so the growing area of crops has extended, increased manifold. As a result, farmers are to be ensured adequate supply of fertilizers, and this increased supply of fertilizers we assess will benefit 140 million farmers. और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया है वहां पे क्लिक करके इंडिया के नंबर 1 ब्रोकरेज हाउस जीरोडा के साथ जुड़िए, जहां पे आपका ब्रोकरेज 0 लगेगा और अगर लगेगा तो वो भी सिर्फ 20 रुपये इंटरडे ट्रेडिंग के लिए। राहत पैकेज पर डिटेल लेते हैं। हमारे साथ जुड़े हैं लक्ष्मण रॉय और आलोक प्रियदर्शी। सबसे पहले लक्ष्मण जी, ये बताइए इन ऐलानों में सबसे खास बात क्या है आम जनता की जानने लायक? देखिए, मुझे लगता है 2 ऐलान काफ़ी महत्वपूर्ण है जिसका बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। पहला तो प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर रोजगार योजना, और इसके तहत सरकार ने ये कहा है कि जब कोई कंपनी नए कर्मचारियों की भर्ती करेगी तो उस कंपनी का हिस्सा और नए कर्मचारी का हिस्सा 12% तक PF कंट्रीब्यूशन में सरकार खुद वहन करेगी, और 12% का आकलन उस कंपनी के कर्मचारी की सैलरी के आधार पर किया जाएगा। इसके साथ कई सारी शर्तें यहाँ पर दी गई। मिसाल के तौर पर कर्मचारी की सैलरी 15,000 रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये सारी बातें हैं। दूसरा जो महत्वपूर्ण ऐलान किया गया है वह है आपको रियल एस्टेट सेक्टर को लेकर कर। रियल एस्टेट सेक्टर में 3 ऐलान काफी अहम है। पहली बात तो ये कि सर्कल रेट से अगर आप 20% तक नीचे दाम पर कोई फ्लैट खरीदते हैं तब आपको इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अभी क्या होता है कि आप 10% से जहां नीचे खरीदें तो उस पर आपको कैपिटल गेन्स टैक्स या इनकम टैक्स के आपको चुकानी पड़ती है, तो वो आपको नहीं देना पड़ेगा। इससे यह फायदा हुआ कि जो काफी महंगी प्रॉपर्टी
रोटी थी जिसके दाम गिर गए हैं लेकिन सर्कुलेट ज्यादा है, तो आप उसको कम दाम में भी खरीद सकते हैं, 20% तक कम दाम में। दूसरा महत्वपूर्ण फैसला लिया गया, प्रधानमंत्री रोजगार आवास योजना शहरी 18,000 करोड़ रुपए अतिरिक्त दिए जाएंगे, यानी शहरी इलाकों में छोटे मझोले घर ज्यादा से ज्यादा बनेंगे। जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मण जी। और अब बात करते हैं आलोक से। आलोक, ये बताइए कि और कुछ ऐलान हुए हैं, उनमें क्या कुछ खास है, किन सेक्टर्स पर ध्यान दिया गया है? देखिए, जो टोटल ऐलान है वो 2,65,000 का सरकार ने आज किया है और उनका दावा है कि ये जो जीडीपी का 15% हो गया, उसमें जो महत्वपूर्ण ऐलान जो दूसरे हैं उसमें सबसे जो बड़ा ऐलान है वो एग्रीकल्चर सेक्टर और किसानों के लिए। सरकार ने कहा कि 14 करोड़ किसानों को फ़ायदा होगा, क्योंकि इस बार ज़्यादा एरिया में खेती हो रही है और एग्रीकल्चर ही ऐसा सेक्टर है जो कि कोविड टाइम में काफ़ी अच्छा ग्रोथ दिखाया वहाँ पर, तो ऐसे में फर्टिलाइज़र की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। तो सरकार 65,000 करोड़ रुपया फर्टिलाइज़र सब्सिडी के तौर पर अनाउंस किया आज के पैकेज में। इसके अलावा जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना है उसके तहत एडिशनल 10,000 करोड़ रुपये का ऐलान किया है, जिसमें कि मनरेगा और तमाम जो इंफ्रास्ट्रक्चर गाँव में बनता है उसमें खर्च किया जाएगा। इसके अलावा जो दूसरा ऐलान है वो है 10,200 करोड़ रुपए का, वो है ख़ास तौर से जो घरेलू डिफेंस प्रोडक्शन है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंडस्ट्रियल इंसेंटिव्स है, इन सब में 10,200 करोड़ रुपए का इस्तेमाल किया जाएगा। ये भी एक बड़ा ऐलान है खासतौर से इंडस्ट्री के लिहाज से देखें तो। और इसके अलावा जो एक्सपोर्टर्स हैं, एक्सपोर्टर्स के लिए भी 3,000 करोड़ रुपए का ऐलान किया गया है, जो कि एग्जिम बैंक के जरिए उन्हें मिलेगा। जो आइडिया मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की स्कीम होती है उसके तहत फ़ायदा मिलेगा। और ख़ासतौर से जो एक और ऐलान है, 6,000 करोड़ रुपए का इक्विटी इन्फ्यूज़ करेगी नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड में सरकार, जो कि काफ़ी एक अहम कदम है। तो ये डेट सिक्योरिटी के लिए, तो ये तमाम योजना का ऐलान आज किया है सरकार ने। और देखें तो ये तमाम जो ऐलान है वो 2,65,000 करोड़ रुपए के हो रहे हैं। और ख़ासतौर से देखें तो कुल मिलाकर दिवाली एक तरह से कहें धमाका ही है, क्योंकि ये इतनी बड़ी तादाद में ऐलान के बाद सरकार का ये कहना है कि अब हमारा जो टोटल जो अभी तक इन्होंने ऐलान किया है वो खर्चा जो है जीडीपी के 15% हो गया। और सब एक और ऐलान जो इंपॉर्टेंट है वो है इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम, जो 3 लाख करोड़ रुपए का अनाउंस किया था, उसमें और भी सेक्टर को शामिल किया गया है। तो उससे जो दूसरे बचे हुए सेक्टर्स हैं, जैसे कि हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री, टूरिज्म, एविएशन, इन तमाम जो लोग हैं उनको इसका फ़ायदा मिलेगा। जो इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम है वो भी बिना गारंटी के उनको यहाँ से आसानी से लोन मिल सकेगा। तो ये तमाम ऐलान आज वित्त मंत्री ने किया है। बहुत बहुत शुक्रिया आलोक। और इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब से कुछ ही देर पहले जेएनयू परिसर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए स्वामी विवेकानंद की मूर्ति का अनावरण किया है। इस मूर्ति को करीब 7 महीने का समय लगाकर बनाया गया है और अभी प्रधानमंत्री वहां बोल रहे हैं। आइए सीधे छोड़नी पड़ी हो, उस समय परिस्थिति ऐसी थी तो हर किसी ने देश के लिए एक कॉमन कॉज को प्राथमिकता दी। आप इमरजेंसी को याद करिए, इमरजेंसी के दौरान भी देश ने यही एकजुटता देखी थी। और मुझे तो उस आंदोलन का हिस्सा बनने का सौभाग्य मिला था। मैंने सारी चीजों को खुद देखा था, अनुभव किया था, मैं प्रत्यक्ष गवाह हूं। इमरजेंसी के खिलाफ उस आंदोलन में कांग्रेस के पूर्व नेता और कार्यकर्ता भी थे, आरएसएस के स्वयंसेवक और जनसंघ के लोग भी थे, समाजवादी लोग भी थे, कम्युनिस्ट भी थे, जेएनयू से जुड़े कितने ही लोग थे जिन्होंने एक साथ आकर इमरजेंसी के खिलाफ संघर्ष किया था। इस एकजुटता में, इस लड़ाई में भी किसी को अपनी विचारधारा से समझौता नहीं करना पड़ा था। बस उद्देश्य एक ही था, राष्ट्रहित। और ये उद्देश्य ही सबसे बड़ा था। इसलिए साथियों, जब राष्ट्र की एकता, अखंडता और राष्ट्रहित का प्रश्न हो तो अपनी विचारधारा के बोझ तले दबकर फैसला लेने से देश का नुकसान ही होता है। हां, मैं मानता हूं कि स्वार्थ का लिए, अवसरवाद के लिए अपनी विचारधारा से समझौता करना भी उतना ही गलत है। इस इंफॉर्मेशन एज में अब इस तरह का अवसरवाद
सफल नहीं होता और हम बिल्कुल रोजमर्रा की जिंदगी में आजकल इन चीजों को बड़ी बारीकी से देख भी पा रहे हैं। हमें अवसरवाद से दूर लेकिन एक स्वस्थ संवाद को लोकतंत्र में जिंदा रखना है। साथ तो ये थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जेएनयू में विवेकानंद की प्रतिमा का अनावरण और इस मौके पर बोल रहे थे। इधर इंडस्ट्री की रफ्तार में सुधार देखने को मिल रहा है। सितंबर में आईआईपी ग्रोथ बढ़कर 0.2% रही है, यानी नेगेटिव नहीं है। अगस्त से आईआईपी ग्रोथ -7.4% थी। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में सबसे ज्यादा ग्रोथ दर्ज की गई है, ये -10.3% से बढ़कर 2.8% हो गई है। इसके अलावा माइनिंग सेक्टर की ग्रोथ भी -9.8% से बढ़कर 1.4% हो गई है। इसी तरह इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर ग्रोथ भी बढ़कर 4.9% पर आ गई है। इंफ्रास्ट्रक्चर गुड्स और कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल्स की ग्रोथ भी नेगेटिव से पॉजिटिव आ गई है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ में सुधार है, लेकिन यह अभी भी नेगेटिव पर ही बना हुआ है। प्राइमरी गुड्स और कैपिटल गुड्स ग्रोथ भी नेगेटिव में बने हुए हैं। लेकिन रिटेल महंगाई ने चिंता बढ़ा दी है। अक्टूबर में रिटेल महंगाई दर 7.27% से बढ़कर 7.61% हो गई है। खाद्य महंगाई दर बढ़कर 11.07% हो गई है, जबकि सब्जियों की महंगाई 20.73% से बढ़कर 22.51% हो गई है। दालों की महंगाई 14.67% से बढ़कर 18.3% और हाउसिंग की महंगाई 2.83% से बढ़कर 3.27% पर आ गई है। अनाज की महंगाई दर में गिरावट देखी गई है, ये 4.68% से घटकर 3.39% पर आ गई है। और अब बात करते हैं आज के बाजार की। बाजार की 8 दिनों की फर्राटा रेस में आखिरकार ब्रेक लग गया। आज भी शुरुआती तेजी के साथ बाजार की शुरुआत हुई, लेकिन ऊपरी स्तरों से बाजार में मुनाफा वसूली हावी होती गई। निफ्टी 58 पॉइंट गिरकर 12,691 पर बंद हुआ। एफएम के राहत पैकेज के ऐलान के बाद एफएमसीजी, कैपिटल गुड्स, ऑटो शेयरों में बढ़त दिखी। फर्टिलाइजर शेयरों में भी जबरदस्त एक्शन था। एचयूएल, आईटीसी और एलएनटी जैसे शेयरों ने बाजार को सहारा दिया, जबकि बैंक, मेटल, तेल, गैस शेयरों में दबाव था। निफ्टी बैंक के सभी 12 शेयर गिरावट में रहे। आज अब आपके पीएफ खाते पर जल्द ही 2 तरह के ब्याज रिफ्लेक्ट होंगे। इसमें एक ब्याज फिक्स्ड होगा, जिसकी घोषणा हर साल की जाती है, जबकि दूसरा वेरिएबल होगा, यानी कि वो ज्यादा या कम हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक नई व्यवस्था अगले साल की शुरुआत से लागू हो जाएगी। पूरी खबर लेते हैं प्रकाश प्रियदर्शी से। प्रकाश, बताए डिटेल क्या है 2 तरह के ब्याज का? देखिए, इस वक्त आपके पीएफ खाते पर एक ही तरह की ब्याज की रकम जो है वो आपको मिल रही है, और जिसको कि ईपीएफओ सालाना आधार पर अपने कमाई के हिसाब से तय करता है। लेकिन जल्द ही आपको एक नई सुविधा मिलने वाली है, जिसके तहत आपके एक ही पीएफ खाते में 2 तरह के ब्याज जो हैं वो क्रेडिट किए जाएंगे। पहला तो ये कि आपके पीएफ खाते में जितनी भी रकम जमा है उसके 85% के बराबर फिक्स्ड ब्याज जो है आपको दिया जाएगा, जैसा कि इस वक्त आपको मिलता है सालाना आधार पे। लेकिन जो 15% रकम है उस पर रिटर्न जो है वो वेरिएबल होगा, वो कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। वो इसलिए क्योंकि ईपीएफओ जो है उसके पास जितना भी फंड है उसका 15% जो है वो ईटीएफ में निवेश करता है। लिहाजा इस बात पर सहमति बनी कि ईटीएफ से जो भी रिटर्न मिल रहे हैं उसका सीधा फायदा जो है वो सब्सक्राइबर को दिया जाए। इसलिए आपके पीएफ खाते के 15% रकम के बराबर जितना भी ईटीएफ यूनिट होता है उसमें जारी कर दिया जाएगा, और जब भी आप इसको रिडीम करना चाहें तो उस वक्त के मार्केट के कंडीशन के हिसाब से आप रिटर्न का फायदा जो है उठा सकते हैं। मान लीजिए कि आप बीच में ही नौकरी छोड़ रहे हैं, तो आप 85% जो रकम है आप ब्याज सहित निकाल लीजिए। 15% रकम जो है वो आप बनाकर भी रख सकते हैं, जो कि ईटीएफ यूनिट के रूप में होगा। ये विकल्प आपको मिलेगा। आपको ये भी विकल्प मिलेगा कि अगर आप रिटायर हो रहे हैं तो 85% रकम आप निकाल लीजिए, बाकी 15% रकम आप 3 साल बाद जो है वो निकाल सकते हैं। उसके सेटलमेंट का मौका जो है आपको मिलेगा। मैं आपको बता दूं कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ने इस नए सिस्टम को पहले ही मंजूरी दे दी है 2 साल पहले। सीएजी ने भी नई अकाउंटिंग सिस्टम पे मंजूरी दे दी है, लेकिन तकनीकी दिक्कतों की वजह से और साथ ही साथ यूनियंस को भी दिक्कत थी एश्योर्ड रिटर्न को लेकर, उसकी वजह से इसको लागू नहीं किया जा सका। अब इस पर सहमति बनती हुई दिख रही है, और सूत्र हमें बता रहे हैं कि श्रम मंत्रालय ने ईपीएफओ को इस बात के निर्देश दिए हैं कि इस नए सिस्टम को जल्द ही अंतिम रूप दिया जाए और नए साल की शुरुआत से इसको लागू किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया प्रकाश।
और सीएनबीसी आवाज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एक विशेष मुहिम इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर लेकर आए हैं, जिसका मकसद है निवेश के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देना। जब हम किसी ड्राइवर को हायर करते हैं तो सबसे पहले उसका ड्राइविंग लाइसेंस चेक करते हैं। उसी तरह ध्यान रखें कि सिर्फ अधिकृत ब्रोकर के जरिए ही डील करें। थोड़ी सी चूक हुई तो इसका मतलब है कि अपनी जमा पूंजी से आप हाथ धो सकते हैं। और अयोध्या में कल जोरदार दीपोत्सव की तैयारियां चल रही हैं। पूरी खबर आपको बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है आवाज समाचार में। अयोध्या में 13 नवंबर यानी कल दीपोत्सव कार्यक्रम का आयोजन है और इसकी तैयारियां जोरों पर चल रही है। पिछली बार दीपोत्सव कार्यक्रम के दौरान अयोध्या के घाटों पर दियों को जलाने का रिकॉर्ड बनाया गया था और इस बार उस रिकॉर्ड को तोड़ने की तैयारी है। बताया गया है कि दीपोत्सव कार्यक्रम में 5,51,000 दिए जलाकर नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जाएगा। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए वहां कॉलेज के छात्रों की मदद ली जा रही है। वहां से सामने आई एक तस्वीर में एक घाट पर कुछ छात्र राम मंदिर के नए मॉडल की तरह दियों को सजाते नजर आ रहे हैं। इसके अलावा कार्यक्रम के लिए कई कारीगर एक विशेष रथ बनाने के काम में जुटे हुए हैं। इस रथ पर दीपोत्सव के दिन राम दरबार की झांकी निकाली जाएगी। अयोध्या में 13 नवंबर को होने वाले दीपोत्सव कार्यक्रम में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। आप इस वक्त दिवाली से जुड़ी शॉपिंग जरूर कर रहे होंगे। अगर आप अब तक दोस्त या रिश्तेदारों के लिए दिवाली गिफ्ट आपने नहीं खरीदा है तो कुछ ऑप्शंस हम आपको बताते हैं। हालांकि इस बार दिवाली गिफ्टिंग का ट्रेंड पहले से थोड़ा अलग है। त्योहारों और खास तौर पर दिवाली में इस साल भी आपको गिफ्ट मिलने की उम्मीद है, लेकिन इस बार गिफ्ट कुछ अलग हो सकते हैं। कॉर्पोरेट गिफ्टिंग कंपनियों की माने तो इस बार कंपनियों ने कोरोना को देखते हुए गिफ्ट का बजट थोड़ा कम कर दिया है। गिफ्ट की चॉइस भी बदल गई है। इस बार फोकस यूटिलिटी से जुड़े आइटम्स पर है। फर्न्स एंड पेटल्स आपके लिए हर बजट की चीजें गिफ्ट में लेकर आया है। आप एनवायरमेंट फ्रेंडली गिफ्ट देना चाहते हैं तो पॉट ऑफ लक गिफ्ट कर सकते हैं या प्लेटर ऑफ स्पिरिचुअलिटी गिफ्ट कर सकते हैं। अगर आप कोरोना की वजह से खुद जाकर गिफ्ट नहीं करना चाहते तो कंपनी आपके पर्सनलाइज्ड संदेश के साथ इसे आपके प्रियजनों को डिलीवर कर सकती है। We have around 6,000 plus SKUs for a customer to choose, or which can form a very beautiful corporate gifting as well. We are clocking around 15,000 orders a day during this Diwali season. इस बार फैंसी फेस मास्क काफी पॉपुलर हो रहे हैं। गिफ्टिंग कंपनी बिग स्मॉल का कहना है कि दिवाली में लैंप्स, पेपरवेट, मोबाइल स्टैंड जैसे आइटम्स की मांग काफी है जो आपके काम की भी है। वैसे यूवी सैनिटाइजर बॉक्स का विकल्प भी काफी लोग देख रहे हैं। हो सकता है कि आपका एम्प्लॉयर आपको गिफ्ट दे रहा हो। वहाँ भी फोकस वर्क फ्रॉम होम की एक्सेसरीज और यूटिलिटी की चीजों पर ज्यादा है। ड्राई फ्रूट्स और केक, मिठाइयाँ भी हैं, लेकिन क्वांटिटी हो सकता है पहले से कम हो। रोहन सिंह, दिल्ली। पराली जलाने से फैलने वाले प्रदूषण को खत्म करने के लिए स्टार्टअप्स इनोवेटिव आइडियाज पर काम कर रहे हैं। ऐसा ही एक स्टार्टअप है वर्वा रिन्यूएबल्स, जो किसानों और बिजली कंपनियों के साथ मिलकर पराली को बायोगैस, बायोमास एनर्जी में तब्दील कर रहा है। चौतरफा फैला ये धुआं इस वक्त दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए जानलेवा साबित हो रहा है। इस गंभीर समस्या का समाधान लेकर आया है अंबाला बेस्ड स्टार्टअप वर्व रिन्यूएबल्स। ये स्टार्टअप किसानों से पराली लेकर उससे शुगर मिल की मदद से बायोमास में तब्दील करने का काम करता है। 2018 में शुरू हुई इस कंपनी ने 2019-20 में 75 मीट्रिक टन भूसा किसानों से इकट्ठा करके उसे बिजली में बदला है। पहले इस पराली को काटा जाता है, फिर ये खेत पे सूखती है, उसके बाद इसको मशीन से रे किया जाता है, उसके बाद इसकी बेल बनाई जाती है जिसको हम गांठ भी कहते हैं। ये गांठें अलग अलग जगह पे रखी जाती हैं और जैसे जैसे इनकी ज़रूरत होती है मिल पे इनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है। मिल पे ये गांठें पहुंच के इनको 2 इंच से छोटे साइज में चिप किया जाता है ताकि ये मिल के बॉयलर में जा सके। इस पूरी तकनीक से सबसे बड़ा फायदा किसानों को हुआ है, जिनके पास पराली जलाने के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं होता था। समस्या को देखते हुए मैंने वर्व रिन्यूएबल प्राइवेट कंपनी से बात हुई, जो कि पराली की गांठें खरीदती है। इस कंपनी के सहयोग से मैंने बेलर लिया
और पराली की गांठ बनाने का कार्य शुरू किया, जिससे मेरी आर्थिक स्थिति में बहुत सुधार हुआ। फिलहाल वर्व रिन्यूएबल्स 200 से ज्यादा किसानों के साथ काम कर रहा है और 2020-21 में गन्ना, धान और मक्का किसानों के साथ मिलकर 1.5 लाख मीट्रिक टन भूसे को इकट्ठा करके बिजली बनाने का लक्ष्य रखा है।